नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। आज हमारे साथ हैं द अभिषेक तिवारी शो के अभिषेक तिवारी जी। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। प्रणाम सर, और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। जय जय श्री राम। अभिषेक जी, हालांकि चुनाव तो चल रहा है बिहार में, तो अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा जो है पॉलिटिकल चकल्लस वो बिहार में ही होनी चाहिए। और बिहार जिस तरीके से समृद्ध है, बौद्धिकता में, राजनीति में, राजनीतिक समझ में क्रांति की धरती कही जाती है। लेकिन राहुल गांधी कहीं जाएं और भूकंप ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। राहुल गांधी लखनऊ कोर्ट में सेना के अपमान वाले मामले में वहां पर अपना बेल बॉन्ड भरे, वहां से गए और असम पहुंचे साहब। हेमंता विश्व शर्मा के असम असम पहुंचने के बाद उन्होंने एक बड़ी गुप्त मीटिंग की। किसी से बताइएगा नहीं अभिषेक जी, निवेदन है मेरा। बड़ी गुप्त मीटिंग की बड़ी गुप्त कांग्रेसियों मीटिंग की एक बंद कमरे में। और उस बंद कमरे में क्या क्या हुआ, ये सारी गुप्तता निकल के हेमंता विश्व शर्मा के पास चली गई। मैं जी। आज की बातचीत आपसे शुरू करूं, एक ट्वीट दिखाता हूं हेमंता विश्व शर्मा का। दर्शकों, जरा इस ट्वीट का समय देखिए। दोपहर में 1:42। हम्म, और इसमें हेमंता विश्व शर्मा लिख क्या रहे हैं? लिख कर ले लीजिए, हेमंता विश्व शर्मा को जेल जरूर भेजेगा। यह वही वाक्य है जो मेरा नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने असम में कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति के साथ अपनी बंद बैठक में कहा। ये केवल इतना कहने के लिए असम आए, लेकिन हमारे जैसा नेताजी वह कन्वर्ट हुई इसके बाद। यानी राहुल गांधी हेमंता विश्व शर्मा को जेल भेजेंगे, ये हेमंता ने कहा 1:42 पर। अब जरा मैं आपको एक दूसरा ट्वीट दिखाता हूं। ये राहुल गांधी की असम में रैली, पब्लिक रैली। इसकी टाइमिंग देखिए आप, 5:08 पर ये राहुल गांधी के हैंडल से एक्स पर पोस्ट किया गया। इसमें ऊपर क्या है? असम का मुख्यमंत्री भारत का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है और कुछ ही समय में कांग्रेस के बब्बर शेर उसे जेल पहुंचाएंगे। गुप्त मीटिंग थी अभिषेक जी। हेमंता जी। विश्व शर्मा 1:42 पे कहते हैं और राहुल गांधी वही बात शाम को 5 बजे कहते हैं। आप मुझे ये बताइए। नहीं, रैली 3 बजे थी लगभग, अब 5 बजे ट्वीट हुआ है। रैली 3 बजे के आसपास, चलिए, साढ़े फिर भी 2 घंटे पहले हेमंता विश्व शर्मा ये कहते हैं। हेमंता विश्व शर्मा कांग्रेस से आए तो जरूर हैं, लेकिन कांग्रेस में क्या क्या छोड़ के आए हैं। और राहुल ने इतना बड़ा ये ब्लंडर, राहुल मतलब अनप्रिडिक्टेबल आदमी है। वो राजनीतिक नासमझियां कब कहां कैसे कर जाएं, हालांकि उसकी चिंता हम लोगों को नहीं करनी है। दर्शक नीचे हमें डांट लगाएंगे कि आप लोग राहुल गांधी की बड़ी चिंता कर रहे हैं। ये क्या है अचानक? सर, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ है। आदमी बिहार चुनाव में जब आया तो पहले मेक श्योर किया कि पहले बिहार को एनडीए के लिए सेफ बना दूं। अब उसके बाद तो सर अगले 2 चुनाव तो बंगाल और तमिलनाडु और असम ही है। तो मेक श्योर करना है पहले। अब तमिलनाडु जब करेगा करेगा, पहले एक तो खत्म करें, 1 by 1 होगा। तो इसने कल मेक श्योर किया कि असम पूरी तरह से सिर्फ कांग्रेस हारे नहीं, कांग्रेस का झंडा उठाने वाला कार्यकर्ता भी न बचे। अच्छा, ये कह देना कि हेमंत, क्योंकि मैंने सर बहुत ग्राउंड कवर किया था असम इलेक्शन के समय। असम में सर हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस में आज भी विद्यमान है सर। और ये बात राहुल गांधी और उनके शुभचिंतकों को, जो पता नहीं उनके पास कई घोड़े हैं सर, आप तो जानते हैं, विवाह का घोड़ा है, लंगड़ा घोड़ा है, एक रेस वाला घोड़ा है। खैर, जिस घोड़े पर भी वो बैठे हों सर, उनके और उनके शुभचिंतकों को ये बात पता नहीं है, ये मैं मान नहीं सकता। इसलिए नहीं मान सकता क्योंकि बीइंग अ बिहारी, जब मैं जाता हूं असम के अंदर तो मैं शून्य होता हूं और शून्यता में चीजों को तलाश करता हूं। तो मुझे पता चलता है कि कांग्रेस में जो कार्यकर्ता बैठा है वो भी मन से हेमंत बिस्व शर्मा के साथ है। बहुत से कार्यकर्ता ऐसे हैं। तो आपने जो कहा कि गुप्त बैठक लीक हो गई, उसका कारण वही था। वहां बैठा होगा 4-5 हेमंत बिस्व शर्मा का गुप्त आदमी, इनको तो पता चला नहीं। दूसरी बात सर, ये मेरा अटल विश्वास है सर कि जो भी राहुल गांधी का स्क्रिप्ट राइटर है, उसको अमित शाह जी ने खरीद रखा है सर। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर बार आदमी वो ब्लंडर करे। आप बताइए, बिहार में आया, बिहार में
आने के साथ इन्होंने एक बात कही, आरजेडी के नेता मंच पर बैठे हैं। आपको पता है जातीय जनगणना कराने में आरजेडी के नेता और ये लोग शामिल रहे, और कांग्रेस भी मंत्री पद का लाभ उठाई है नीतीश कुमार के साथ। उस आदमी के मुंह पे कह दिया कि बिहार में जातीय जनगणना फर्जी कराया गया है। तेजस्वी यादव वाज लाइक, ये क्या बोल रहे हैं यार। लेकिन फिर भी चलो, तेजस्वी यादव विवश हैं, उनकी व्यवस्था समझी जा सकती है। असम के नेता भी विवश हैं। असम में नेतागिरी जो लोग कर रहे हैं, देखिए दिक्कत कहां है। जो गोगोई साहब हैं सर, उन्होंने कहा होगा कि देखिए मैं रेड लाइन पे चल रहा हूं, आज कल परसों किसी दिन मैं जेल भेज दिया जाऊंगा, क्योंकि ये पूरा पाकिस्तान का पूरा ब्यौरा, कहां कहां मेरा विजिट है, कैसे कैसे पैसा है, आदमी सब खंगाल रहा है। मालिक प्रभु, आप देवता हैं, आप तो मेरे लिए कम नहीं, आप ही बचा सकते हैं। राहुल गांधी को भी कॉन्फिडेंस आ गया होगा गोगोई साहब की बात सुन करके कि नहीं, बात तो गोगोई जी सही बोल रहे हैं, एक काम करते हैं, हम भी डराने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली ये खेल ही था, तो डराने के प्रयास में जो कुछ बोलना था, ये सब कुछ करना था, अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कॉन्फिडेंस देने के लिए बोल के तो आ गए। लेकिन इसका प्रभाव सर बहुत व्यापक होगा, क्योंकि आपने तो असम में पूरा एक समय बिताया है। असम में अगर बहनें मामा मानती हैं, तो माताएं बेटा भी मानती हैं। मुझे डर है अपर असम के लिए। देखिए बिहार में आपने देख लिया, चंपारण में एक गांधी जी के आए हुए थे, उनका स्वागत हो गया। कमाल की बात है, जिस चंपारण से महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया, वहां उन्हीं के परपोते को सही राह पर चलने की शिक्षा दे दी गई। पूरे आरजेडी वाले चिल्ला रहे हैं कि ये क्या हो गया भाई चंपारण की धरती पर। क्यों? क्योंकि चंपारण की धरती समझ गई है चीजों को। उसी प्रकार से अपर असम बहुत खतरनाक जगह पर है। वहां कांग्रेस कार्यकर्ता झंडा विहीन हो जाएगा इस पूरे प्रकरण के बाद। और मैं जो कहना नहीं चाहता हूं उसको लोग इशारों में समझ ले। जो घटना जॉर्ज बुश के साथ एक समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो गई है, उसकी बहुत संभावना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ चलते फिरते रास्ते पर हो जाए। और इसमें हेमंत बिश्व शर्मा का कोई लेना देना नहीं है, वो मना भी करे तब भी, क्योंकि एक आदमी जो स्वयं, आपने अगर, आप लोगों ने न जाने कितने इस पर डिस्कशन किए होंगे, लेकिन जो कोई भी आदमी नेशनल हेराल्ड केस को और एजीएल वाला पूरा वो ट्रांसफर प्रोसेस को समझता है, वो साफ साफ कहेगा ये तो ओपन एंड शट केस है, ये तो न्यायपालिका की और इस देश की न्यायिक प्रणाली के कारण राहुल गांधी और इतने बड़े परिवार से हैं तो बाहर हैं, वरना कोई साधारण व्यक्ति, और साधारण व्यक्ति छोड़िए, मैं कहता हूं अंबानी पर भी ये केस लगा होता, वो जेल में जाते, गारंटी जाते। लेकिन चूंकि राहुल गांधी है, गांधी परिवार से, तो वो मिला हुआ है उनको, और संभवतः सरकार भी नहीं चाहती यार इसको जेल भेज करके वो सिंपैथी नहीं क्रिएट कराना है। हमने देखा कि उस प्रकार की चीजें जो होती है फिर वो सत्ता में वापसी का कारण बन जाती है, सिंपैथी और इन सब के कारण। तो चाहते भाई इसके साथ वो ना मिले, वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन असम में ये बोल करके जाएंगे, मुझे थोड़ा सा आश्चर्य भी होता है और विचित्र बात है सर। लेकिन अब मैं एक बात यहां से, एक इंपॉर्टेंट बात कह के इसको अभी अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा, जब कि समझ नहीं पा रहे हैं गोगोई साहब कि वो किस मुसीबत में है, और सिर्फ अपनी पत्नी के कारण है ऐसा नहीं है। एक अपडेट असम में अधिकारियों के पास, मुख्यमंत्री के पास ये भी है कि कितने लोगों को मदरसों में ट्रेन कराया गया और ये सब कराया गया। तो मुझे लगता है कि गोगोई साहब को बचाने के चक्कर में पूरी कांग्रेस यूनिट की, और ये पूरे 7 सिस्टर्स है सर, पूरे 7 सिस्टर्स से विदाई का समय तो है। वैसे विदाई हो भी गई है, त्रिपुरा में भी हो गई है, लेकिन अब जो बचा खुचा थोड़ा बहुत कहीं था, वो भी समापन की तरफ जाएगा सर। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज आपने जो ये कहा कि गोगोई का डर, वो तो सामने दिखाई दे रहा है, और जिस तरीके से हेमंता वार फुटिंग पर लगे हुए हैं, और हेमंता के काम अगर लगातार आप देखिए देखिए, ना आप हेमंता के साथ उठते बैठते हैं, ना हम हेमंता के साथ उठते बैठते हैं, लेकिन किसी आदमी के काम करने का जो तरीका होता है और जो उसका कमिटमेंट होता है काम के प्रति, वो बता देता है कि बंदा किसी भी टॉपिक पर या किसी मामले में कैसा एक्शन लेगा।
तो हेमंता इस काम के लिए जाने जाते हैं। हेमंता अदालतों में चैलेंज नहीं हुए हैं उनके फैसले, ये भी एक बड़ी बात है। अब यहाँ पर आपने कहा और शब्द आप देखिए अगर ट्वीट जो शाम के 5 बजे है राहुल का, उसमें क्या लिखा उन्होंने? बब्बर शेर। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही डिकोड होती है कि जब एक डरा आदमी होता है, ज़्यादा डरा हुआ आदमी होता है, तो वो जबरिया अपना कद बड़ा करता है, अपने आप को खूंखार बनाने की कोशिश करता है। दाढ़ी-मूछ नहीं है तो कालिख लगा के दाढ़ी-मूछ बना लेता है। ऐसा होता है ना, बच्चे करते हैं ऐसा। करते हैं। यहाँ बब्बर शेर कहना उनका साफ समझ में आता है। आपने नेशनल हेराल्ड का मामला कहा। यहाँ आपको ऐसा नहीं लगता कि गगोई के बराबर तो छोड़ दीजिए, गगोई से कई गुना ज्यादा खुद राहुल गांधी डरे हुए हैं क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट पर मामला सुरक्षित रख लिया है और अब दिन कितने हैं? 17 तारीख है, 29 तारीख को फैसला हुँ, आएगा। तो ये बिल्कुल। एक कॉमन डर ऐसा है कि डर की वजह से राहुल गांधी वहां पर एक्सटम्पोर हो गए। नहीं, डर तो है ही और देखिए मैं तो मोदी जी के भाषण को आज भी बहुत ध्यान से सुनता हूँ। मोदी जी ने सदन में कहा था तुम्हारे इकोसिस्टम को मैं तबाह और बर्बाद कर दूँगा। इनको लगता है ना कि ये जो खेल रहे हैं जिस पिच पर वो इनका पिच है। मोदी को हम्म, पता है कि जहाँ पाँव और क्लच बदला मैंने और जैसे वो शिफ्ट राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरफ होगा, ये जितने पवन खेड़ा वो इंदिरा गांधी की तरह हेयर स्टाइल रखने वाले अब तो गंजे हो गए हैं। भगवान उन्हें वापस बाल-वाल दे, ट्रांसपेरेंट से होंगे तो अगर ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर वगैरह करा लेते हैं आजकल लोग बाल, उगा लेते हैं। पहले इंदिरा गांधी की तरह दिखता था हेयर स्टाइल। एनीवे तो वो जयराम रमेश साहब, ये जितने लोग हैं, ये सब सोनिया गांधी और राहुल गांधी बचाओ ट्वीट करने लगेंगे। ये भूल जाएँगे जातीय जनगणना, फलाना-ढिमकाना, इनका कोर्स तुरंत-तुरंत चेंज होता है। ये इसलिए है कि और नरेंद्र मोदी जी समझ गए हैं, पॉलिटिक्स में एक टर्म आता है डिस्कोर्स चेंज, तो वो राजनीतिक डिस्कोर्स को चेंज कराने में बहुत माहिर है और कल आपने मेरे शो पे एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मोदी जी ने एक बात कही थी इनको समझ में नहीं आई हालाँकि वो बात, कि आपको मेरी राजनीतिक समझ पर तो बिल्कुल कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और ये बात मैं भी अलग-अलग मंचों पर कई बार बोलता हूँ कि भई हम लोग आलोचना में कभी-कभी भावनाओं में बह के मोदी जी की आलोचना तो कर देते हैं। लेकिन मोदी जी की वो बात कहीं भूल जाते हैं कि मोदी जी की राजनीतिक समझ पर हमें संदेह नहीं होना चाहिए और कम से कम 2002 से जो 2025 तक उनको फॉलो करते हैं उनको देख करके तो मुझे याद आता है इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल लिखा था 2004 में नरेंद्र मोदी गेम ओवर और पूरा डिटेल में एकदम बड़ा उस पे चर्चा हुआ था। एनडीटीवी ने ही चर्चा का दौर शुरू करके आया था और मैं उस वक़्त एकदम 12th पास आउट करके एकदम मूछें-वूछें आ रही थी, तो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगा था। मुझे लगा भाई लगता है कि अब कांग्रेस सरकार जेल भेज देगी मोदी को और हर वो प्रयास किया, लेकिन गेम ओवर नहीं हुआ। इनफैक्ट हर बार वो और प्रतिद्वंदी के दृष्टिकोण से देखूँ तो और मजबूत होते गए कांग्रेस के और अंततोगत्वा वो भी समय आया जब कांग्रेस का दुर्दिन उन्होंने शुरू कर दिया, जिसको कहते हैं दुर्दशा। रावण और राम जी का युद्ध होता है तो उसमें एक बड़ी अच्छी बात अरुण गोविल संवाद बोल रहे हैं। मैं रामचरितमानस का मैं पहले दर्शकों को बता दूं, उदाहरण नहीं दे रहा हूँ। ये जो एक सीरियल बनी थी रामानंद सागर के द्वारा उसका, उसमें बड़ा अच्छा संवाद जिसने भी वो लिखा हो, कहा कि रावण आज तुम्हारे पास रथ नहीं है, तुम्हारे ऊपर ध्वज नहीं है, तुम्हारे सर के ऊपर मुकुट नहीं है, जो पहला एनकाउंटर हुआ था राम और रावण के युद्ध का। और फिर भी मैं तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूं, तुम जाओ। और रावण इसी को कहते हैं दुर्दशा। तो जिसको कहते हैं ना नरेंद्र मोदी कि राहुल गांधी पिछले 3 चुनाव से तुम कांग्रेस को ट्रिपल डिजिट में लेके नहीं आ पाए हो। ये और कभी 54 पे हो, कभी 44 पे हो, कभी 99 पे हो और फिर भी अगर तुम्हारी पार्टी की सोशल मीडिया की नेत्री यूं करके अगर 99 सीट को विक्ट्री सेलिब्रेशन मानती है, तो गुरु इसी को कहते हैं दुर्दशा। और अंततोगत्वा इन लोगों को रियलाइज हुआ कि हाँ, हम चुनाव नहीं जीते, हम चुनाव हार ही गए हैं। अब इनको फ्रस्ट्रेशन इस बात का है कि हम मेंटली सर आपके दर्शक इस बात को समझे फ्रस्ट्रेशन कहाँ है। कांग्रेस का वो एंटायर इकोसिस्टम 5 साल के लिए सत्ता से जाने को तैयार तो था। किसी तरह से 10 वर्ष के लिए भी तैयार हुआ, मन को मनाया, कोई बात नहीं भाई।
आ जाएंगे हम लोग, हमारे पास इतने साम दाम दंड भेद, हमारा इकोसिस्टम मजबूत है। अब 15 वर्ष हो जाएगा। दुर्भाग्य की पराकाष्ठा ये है, इनमें से कई विजनरी कांग्रेस को ये दिख रहा है कि भाई जो आसार है और जो हमारे लक्षण है, हम 2029 में भी आने नहीं जा रहे हैं। इतना लंबा वेट, तो मोदी हमको भिखारी बना के छोड़ेगा। अच्छा कमाल देखिए, सिर्फ मोदी जी यही चेंज नहीं कर रहे हैं, इतना शस्त्रों के मामले में आत्मनिर्भर बना दे रहे हैं। अब यही प्लेन बनेंगे हमारे 2034 तक, ये हो जाएगा तेजस 4.5 जनरेशन। यानी रक्षा जो खरीद बिक्री होती थी, जिसमें अरबों अरब का हेर फेर हो जाता था, एक पुराना गीत है, वो अरबों अरबों का हेर फेर करने वाले हैं राम जी, 1.25 लाख की लॉटरी भेजो भी अपने नाम की। तो लॉटरी भी नहीं निकल रही है, वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इतनी ट्रांसपेरेंसी पूरी सिस्टम में मोदी छोड़ के जाएंगे कि घोटाला ही नहीं कर पाओगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे। जनता पूछने लगेगी भाई हमारे पास तेजस है, तुम कहां जा रहे हो यूएस से कोई प्लेन लेने? हमारे पास अपना ड्रोन है, तुम क्यों इधर उधर से लेने जा रहे हो? तो इतना कुछ करके जाएंगे, इसी को दुर्दशा बोलते हैं सर। और ये रोज रात को जब गम गलत करते होंगे बैठ के, जो भी है, जो भी फूकते उगते हैं पीते हैं, मैं मानता हूं कि हैं, क्योंकि एक आदमी ने राजस्थान में जाके स्टेटमेंट दे दिया था, पॉवर्टी इज ए स्टेट ऑफ माइंड। अब बीइंग अ बिहारी आई वाज शॉक्ड, क्योंकि बिहार में तो पॉवर्टी इज रियलिटी, इवन इन राजस्थान ऑल्सो। यूएस में होता, और न्यू यूएस में भी हर जगह नहीं, मान लीजिए न्यूयॉर्क वगैरह, तो वहां चल बन जाता है। तो ये जो दुर्दशा है सर, इनको दिन प्रतिदिन फ्रस्ट्रेट कर रही है। और आप तो जानते हैं सर, इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक बार नेता फ्रस्ट्रेट हो गया, उसका पतन शुरू हो गया सर। जी। बिल्कुल, एक बार नेता फ्रस्ट्रेट अगर हो गया तो फिर उसके बाद बचता क्या है? नेता से ही पार्टी होती है और नेता से ही पार्टी का विज़न होता है। अच्छा, आपने नरेंद्र मोदी के बारे में, जो प्रधानमंत्री जी के बारे में एक बात कही कि जितना ज़्यादा उनको सताया जाता है, जितना ज़्यादा ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी को प्रताड़ित किया गया, उतने ही ज़्यादा वो बाउंस बैक करते हैं। मुझे याद आ गया, ओम थानवी उस समय संपादक थे जनसत्ता के, पता नहीं कैसे छाप दिया उन्होंने। मैंने एक आर्टिकल लिखा था और जो टाइटल मैंने लगाया था वो भाई संपादक की मर्जी होती है। लेकिन थानवी जी को मैं धन्यवाद करता हूँ, इसीलिए कहता हूँ हम आप एक बराबर। अभी टेक और एमबीए, मैं भी टेक और एमबीए, है ना? आप पत्रकार पढ़े वाले, ना मैं पत्रकार पढ़ा वाला। तो ये एक मैं जोड़ता था। उसका जो मैंने टाइटल दिया था वो टाइटल हूबहू छापा उन्होंने, और वो टाइटल आपकी उसी बात को आगे बढ़ाता है। टाइटल था, अभिषेक जी, कि नरेंद्र मोदी प्रचंड विरोध की तीव्रतम सुनामी पर तैरते राजहंस हैं। और सब टाइटल था, जितना ऊंचा विरोध उतने ऊंचे मोदी। और मोदी की पूरी राजनीति अगर आप उठा के देख लीजिए, गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक, जब जब जितना ज्यादा कड़ा विरोध हुआ है, मोदी उतने ही मजबूत होके वापस आए। देखिए, असम में मैंने जो समय बिताया, और असम के अगर आप इतिहास पे चले जाइए तो बहिरागत आंदोलन से लेके और इस देश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री प्रफुल्ल जो आए वहां पर, और एक ही छात्र आंदोलन से निकले हुए दो, एक वामपंथियों की गोद में गया तो आज भी जंगलों में भटक रहा है बर्मा के, और गोलियों की प्रतीक्षा कर रहा है। और वहीं पर प्रफुल्ल मोहन जो हैं, वो जब आरएसएस और राष्ट्रीय राजनीति यानी भाजपा की तरफ आए, राष्ट्र प्रथम की राजनीति में, तो असम कहाँ गया? असम निश्चित तौर पर हेमंता को लेकर बेहद भावुक है। मैंने एक लंबा बहुत वक्त गुजारा है, मेरे बड़े अच्छे इमोशनल। संपर्क हैं, आज भी मेरी बात होती है। और सिर्फ ये नहीं, एक जो शिवराज जी और एमपी वाला जो रिश्ता एक हुआ था ना, मैं उससे कहीं मजबूत बॉन्डिंग हेमंता के लिए देखता हूं। और आपने बिल्कुल सही कहा, महाविनाश करने वाला काम राहुल गांधी ने किया है। इलेक्शन जीतना तो छोड़ दीजिए, अच्छा परफॉर्म करना तो छोड़ दीजिए, डरे हुए राहुल निश्चित तौर पर कांग्रेस को एक सुसाइड साइनाइड टैबलेट देके चले आए हैं असम की राजनीति में। अभिषेक जी, असम मैं, जी, हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो उसके बाद मैं जरा सा बिहार का जिक्र भी हम नहीं, चलते चलते इस पे छेड़ना एक चाहूंगा। पॉइंट जी बोलना जी, चाहूंगा। आपने बिल्कुल बिल्कुल। सही कहा कि महाविनाश पे छोड़ के आए कांग्रेस को, क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा जी के अगेंस्ट कुछ चंक्स, छोटी छोटी बातों को लेकर के पिछले 4-5 महीने में कुछ एंटी इनकम्बेंसी वाले स्वर उठे थे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो आपने कहा ना कि वो विरोध की तीव्रतम लहर, ये उस
सुनामी वाला एक्सट्रीम था। ये नहीं करना था राहुल गांधी को। मुझे नहीं पता किस सलाहकार के कारण ये हुआ है, कैसा हुआ है। फिर आपके दर्शक हो सकते हैं कि भाई हम कांग्रेसी हैं क्या जो सलाह दे रहे हैं, लेकिन राजनीति में विरोधी हो, समर्थक हो, एक अच्छी बात, अच्छी राजनीति की हम जरूर चाहते हैं कि राजनीति कम से कम अच्छी हो। बिहार और असम में एक अंतर है सर। बिहार की राजनीति में दोनों पक्ष एक्सट्रीम पर चलते हैं। असम की राजनीति वैसी नहीं है सर, जो एकदम पतित और जिसको कहते हैं ना नीचे लीचड़ वाला शब्दावली का प्रयोग, वो असम की राजनीति में इस बार पहली बार हुआ है। और बिल्कुल। मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस ऑल टाइम लो पे जाएगी, सिर्फ इसी कारण, क्योंकि अब यहां से अब असम कुछ और। अच्छा, एक अपडेट दे दूं दर्शकों को। एक जो एंटी इनकम्बेंसी का स्वर का कारण था ना, एक ये भी है सर। इस लॉबी पर पिछले 4 महीने में बहुत तगड़ा प्रहार किया है हेमंत बिश्व शर्मा ने। ये जो पूरा ड्रग कार्टल है, जो मणिपुर वाया और ये सब पूरे देश में पहुंचाने का है, ये रखता है बहुत तगड़ा। और ये न्यूज मैं आपके दर्शकों के साथ शेयर भी कर रहा हूं। वो कार्टल सर, ये ऐसा नहीं है कि पंजाब तक, मणिपुर तक सीमित है सर। ये पूरे देश भर में ये लोग फैले हुए हैं, इनका नेटवर्क फैला हुआ है मुंबई तक। और मणिपुर वाला सच्चाई है सर, क्योंकि मैं बिहार में भी रहता हूँ। कहते हैं लोग मणिपुर वाला माल बहुत बढ़िया होता है, कॉमन जी। भाषा जो है। तो हम्म। पहुंचता कैसे है, रूट क्या रहा होगा? तो असम वाला रूट क्लोज हो रहा है। तो इस पूरे बिजनेस में फैले हुए लोग, एक एक सेक्ट होगा, वो सपोर्ट कर रहा होगा, कह रहा होगा कि भाई आप आगे बढ़े चलो, इसको हटाना जरूरी है। जो चाहिए होगा, फाइनेंस चाहिए, उत्पाद चाहिए, अराजकता चाहिए, हम सब तरह से आपको सपोर्ट करेंगे। इस आदमी को असम से हटाओ, वरना हम नसों में जहर नहीं घोल पाएंगे। जी। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार, अब चूंकि चुनाव है, तो मुझे लगता है कि जैसा नहीं होता कि 24 घंटे में एक बार जो है वो बिहार पर बात करना तो बनता ही है। तो आप चाहे कोई टॉपिक ले लीजिए, लेकिन मैं अंत में जो है बिहार जरूर डिस्कस कर लेता हूं। क्योंकि एक शायर, उन्होंने कहा था कि देश में तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। तो मैं उसको अगर बिहार में लूं, तो वो अतिशोक्ति अलंकार अगर कुछ होता हो, तो मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं रहा हूं, भाषा का, इसलिए मैं तो ये बिहार में तो मतलब बिना चुनाव के ही राजनीति भरपूर होती है। और वो भी जब चुनाव हो जाए, तो फिर मैं वो फलाने में खाज वाली बात नहीं कहूंगा, वो थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं साउंड करेगा। बिहार जिस तरीके से चर्न कर रहा है अपनी पॉलिटिक्स को लेके, कास्ट पॉलिटिक्स भी वहां पर है, क्षेत्र पॉलिटिक्स भी वहां पर है, पार्टियों का इंटरनल क्लैश भी वहां पर है, चाहे दोनों खेमों में आप ले लीजिए। नई नई एंट्री भी हैं, प्रशांत किशोर भी हैं, तो उसी में आम आदमी पार्टी भी जा रही है, सुन रहे हैं वो पुष्पम प्रिया, वो भी फिर से वापस आ रही हैं। क्या लग रहा है आपको बिहार? देखिए, बिहार में अगर बात करूं, उससे पहले एक काम तो राहुल गांधी और राजद के समर्थक उद्धव ठाकरे ने कर ही दिया है। और उस पर पता नहीं आपने चर्चा की होगी कि नहीं, कि महाराष्ट्र की बदली हुई राजनीति का सबसे भयंकर परिणाम तो तब आएगा जब नरेंद्र मोदी अपने मन से, अभी नहीं बोलेंगे, वो संभवतः एकदम चुनाव के समय बोलेंगे, बोलेंगे देख रहे हैं भाषा के नाम पर जो राजनीति हो रही है वो कौन लोग कर रहे हैं। महागठबंधन के लोग जो अपने आप को इंडी अलायंस वाले कहते हैं, महाराष्ट्र में किनको पीटा गया, भाषा के नाम पे कैसा उत्पात, वो बिना कहे बहुत कुछ, जैसे गुजरात में भी गए, बोला गुजराती में, बोला एक लाइन, यहाँ तो हिंदी चले ना, तो बोला हाँ हाँ चलेगी। तो वो एक टोन था। अच्छा, ऐसा नहीं ये कह के मोदी जी ने बता दिया कि मन में उनके ये भाव तो है कि हिंदी विरोध को लेकर। अच्छा, अभी निगम साहब को बुलाया राज्यसभा में, तो वहां भी वो उन्होंने बोल दिया कि महाराष्ट्र मराठी बोलो, हिंदी। तो बिहार इससे अछूता रहेगा, जहां का सबसे अधिक बिहारी महाराष्ट्र जाता हो, मुंबई जाता हो, नासिक जाता हो, पुणे जाता हो, वो तो अछूता नहीं रहेगा सर। और जब तस्वीरें वायरल होंगी कि आरजेडी आईटी सेल के लोग, गणमान्य लोग, अपने आप को जो कहते हैं, वो लोग उद्धव ठाकरे के अगल बगल बैठे हुए हैं,
और राहुल गांधी स्वयं उस अलायंस का हिस्सा है, तो कहां बचेंगे? ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, जो कर्नाटका में ये करके आए हैं, पिछले लोकसभा चुनाव को अगर देखें तो भूमिहार समाज का और राजपूत समाज का बड़ा वोट राजद की तरफ शिफ्ट हुआ था। इसी कारण ये नंबर आपको 30 पर दिख रहा था, वरना 36-37 एनडीए दिखती। जो कर क्या है ना हिमाचल और इसमें रोहित वेमुला के नाम पर, अब बिहार राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक और सेंसिटिव स्टेट है। जो ये कर क्या है ना कांड, ये जो 6-7% का स्विंग राजद की तरफ गया था और कांग्रेस की तरफ लोकसभा में, वो वापस घूम के आएगा। बोलेगा इसके अंदर कुछ नहीं हो सकता। दूसरा पहलू तो ये। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, योगी एंड बांग्लादेश फैक्टर। क्योंकि मोदी जी थोड़े से इस मामले में बहुत सटल वे से काम करते हैं। योगी जी रूथलेस आदमी है। वो कब कहां कैसे कनेक्ट करेंगे और किस घटना से कनेक्ट करेंगे, और अगर सीमांचल के आसपास जाके कनेक्ट किया तो खेल और खराब होगा। क्योंकि वो पिच मिल जाएगी फिर नरेंद्र, जिसको कहते हैं ना कि एक होता है ना बैट्समैन जो जाकर के देखता है ओपनिंग बैट्समैन से पहले, तो ओपनिंग बैट्समैन तो मोदी जी होते हैं, लेकिन वो एक बैट्समैन होता है जो देख के बताता है गुरु ऐसी पिच बनी है कि भाई एकदम टर्निंग पिच बनी है, संभल के खेलना है, कैसे खेलना है देख लेना, तो पता चल जाता है। तो योगी जी वो है, वो पिच बदल देंगे और उसके बाद फिर ताबड़तोड़ बैटिंग होती है। तो बांग्लादेश वाला प्रकरण जो है वो ऐसा नहीं है कि इम्पैक्ट नहीं करेगा, वो बहुत ज्यादा अभी से ही एयर के अंदर है। मैं जहां भी जाता हूं लोग कहते हैं कि बिहार को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। आप समझिए, बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं, ये कह रहे हैं बिहार को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। बहुत सारे लोग खुल के बोलने लगे हैं, वो वॉइस गूंजती है सर। बिहारी की सबसे एक अलग पहचान इसलिए है राजनीतिक रूप से कि बिहारी अपने आवाज और राजनीतिक कौशल के जरिए डोमिनेंट, एक जो कहते हैं ना डोमिनेंट फोर्स बनना चाहता है। और वो 10 लोगों के बीच भी आप देखेंगे, चाहे वो दिल्ली में बैठा हो, वो राजनीतिक रूप से कुचल देता है, जिसको कहते हैं वो एकदम कुचल के आगे बढ़ना चाहता है। और ये जो बांग्लादेश वाला गूंज रहा है ना इकोसिस्टम, मुझे लग रहा है कि ये सितंबर आते आते बहुत तीव्र होगा, बहुत तीव्र होगा। और जी बांग्लादेश की हर एक घटनाओं को यहाँ पर बहुत प्रमुखता से न केवल छापा जाता है, आप दैनिक जागरण हो या हिंदुस्तान, दोनों अखबार की बात मैं कह रहा हूँ। ये चूंकि आप अखबारों में ये सब देख चुके हैं और अखबारों का प्रभाव बिहार और यूपी जैसे स्टेट में बहुत ज्यादा है। आज भी वो निश्चित। वो दिखता है जब बैक पेज एकदम खेल वाला पन्ना से ठीक पहले पीछे वाला पन्ना जब लोग पलटते हैं, देखते हैं कि बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या हो गई, किस चीज को लेकर के, तो वो दिखता है, वो कनेक्ट होता है। इसी के बीच कहीं जनसुराज अपनी बातें कर रही है। जनसुराज के साथ इशू क्या है कि जनसुराज के पास जो 243 कैंडिडेट आएंगे, वो रिजेक्टेड लोग एनडीए या महागठबंधन से होंगे, क्योंकि अभी तक इनका पूरा यही नहीं बना है, पूरी पार्टी ठीक से नहीं बनी है। और जो बिल्कुल वादे हैं सर, पता नहीं क्यों विदेश से आए हुए लोगों से, और अभी तो कुर्ता पहन के घूम रहे हैं, पहले टाइट टी शर्ट में ये भी घूमते थे, और टाइट टी शर्ट वालों से मेरी बनती नहीं है सर, विश्वास नहीं। नहीं एक ठीक है, डबल बननी भी नहीं एक चाहिए। आदमी था जो डबल एक्सेल का टी शर्ट पहनता था, मफलर बांधता था सर। आप विश्वास नहीं करेंगे सर, 2013 में मैंने बोल दिया था कांग्रेस एक बार लेके आ जाना, लेकिन इसको नहीं, ये बहुत ज्यादा घातक है। हमको भी जो वो रिजीम चेंज वाला एक है ना, वो लग रहा है कि दिल्ली हम्म। छोड़ के बिहार की तरफ शिफ्ट हुआ है उनका, कि बिहार को बदल दो, राजनीतिक रूप से देश बदल देंगे हम लोग। अच्छा अभिषेक जी, जो आपने अभी एक बात कही ना कि चुनावी पिच पर, और वाकई चुनाव को गियर दर गियर कैसे एक्सेलरेट करते हैं नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, एक शेर है कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, वो सलीका तो हर बात सुनी जाती है। नरेंद्र मोदी जी इस बात के धनी हैं, कौन सी बात कहां कैसे कब कही जाए, किसकी प्रेजेंस में कही जाए, तो वो ध्वनित होती है निश्चित तौर पर। और जिस तरीके से असम से लेके, और असम में जो एक सेल्फ गोल कर आए हैं राहुल गांधी, ये उनकी पार्टी के अस्तित्व, यानी असम में कांग्रेस का अस्तित्व अब इस पर निर्भर करेगा कि वहां की जनता कैसे रिएक्ट करती है। और निश्चित मेरे पास जो फीडबैक है
बहुत ही बुरा मैसेजिंग हुआ है राहुल गांधी के, कम से कम इस स्टेटमेंट का, जो उन्होंने पर्सनल बिना तुक के, बिना किसी मौसम के हेमंता पर इस तरीके से उन्होंने प्रहार किया। बहरहाल वहां से लेके और बिहार तक आपने एक सम्यक बात रखी और एक मुझे लगता है कि दर्शकों को एक अलग तरीके का एक जो ग्राउंड रियलिटी है कम से कम बिहार की, उसके बारे में पता होगा। हालांकि बिहार अभी एक गिलास पानी से बिहार के कुछ नहीं हला भला होने वाला है। हम लोगों को कई बाल्टियां, कई गगरियां, कई कुएं, कई तालाब, ठाकुर का कुआं छोड़ के, है ना, बाकी हम लोगों को बात करती रहनी पड़ेगी। तो अभिषेक जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और अभिषेक जी दोनों को आज की चर्चा समाप्त करने की आज्ञा दें। और हाँ, द अभिषेक तिवारी शो आप सब देखते हैं, और मैं कम से कम अभिषेक जी का एक बात आपकी मुझे बहुत पसंद आती है। आप दर्शकों को कहते हैं अभिषेक जी कि भैया हम निष्पक्ष नहीं हैं, और बड़ी दिलेरी से कहते हैं हम निष्पक्ष नहीं हैं। और मैं भी हमेशा ये मानता हूं कि निष्पक्षता कुछ होती ही नहीं है, क्योंकि सो कॉल्ड निष्पक्षता भी एक पक्ष होता है। इस पर कभी और बात करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप अभिषेक जी का चैनल देखते हैं, प्रारब्ध को आपने पसंद किया है। आपका बहुत बहुत आभार। तो आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। अभिषेक जी, एक बार फिर आपको धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और अभिषेक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।